ग्रामीण नेतृत्व और उसके उभरते हुए प्रतिमान। नेता का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो दूसरों का मार्गदर्शन करता हो, उसको दूसरे को आज्ञा दे सकता हो और जिसको आज्ञा दी गई है वो आज्ञा पालन करता हो, उसे उस क्षेत्र की, उस समूह की समस्याओं का ज्ञान हो और उनके निदान के लिए उसके पास एक दृष्टि हो। ऐसा व्यक्ति नेता कहा जाता है और ऐसी क्षमता को नेतृत्व कहते हैं। सीमेन और मोरिस ने कहा है, नेतृत्व का तात्पर्य एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों से है जो दूसरे व्यक्ति को एक विशेष दिशा में प्रभावित करते हैं। इसका तात्पर्य यही हुआ कि यह एक ऐसी क्षमता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक दिशा में प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस संबंध में टीड कहते हैं, नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को सहयोग देने के लिए प्रभावित किया जा सके। नेतृत्व एक ऐसी भी क्षमता है जिसमें नेता दूसरे लोगों को किसी समस्या विशेष के संबंध में सहयोग देने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग देने के लिए उनको प्रेरित कर सकता है। किम्बाल यंग प्रभुत्व शक्ति को नेतृत्व शक्ति के रूप में शामिल करते हैं। किम्बाल यंग कहते हैं कि जिसे हम साधारणतः नेतृत्व कहते हैं उसकी विवेचना सही तौर पर प्रभुत्व में ही की जानी चाहिए। नेता और अनुयायी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जहां नेता है, नेता तभी है जब उसके अनुयायी हैं, और अनुयायियों को जो प्रभावित करने की क्षमता है उसका नाम है नेतृत्व। नेतृत्व एक विशेष प्रकार की क्रिया अथवा व्यवहार है जिसमें निर्देश, सुझाव, आग्रह तथा प्रभुत्व जैसे तत्वों का समावेश होता है। नेता अपने अनुयायियों के साथ एक विशेष प्रकार के संबंध रखता है। एक नेता के अपने अनुयायियों से भी प्रभावित होने की संभावना होती है, पर अनुयायी नेता से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नेतृत्व से संबंधित प्रभाव के अंतर्गत दबाव का अधिक प्रयोग नहीं होता, और यह दबाव होता भी है तो केवल नेता के नैतिक शक्ति का दबाव होता है। साधारणतः किसी नेता और उसके नेतृत्व को अनुयायियों के द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। नेतृत्व नियोजित होता है। यह अपने अनुयायियों को विचारपूर्वक एक विशेष दिशा की ओर, जैसा वो चाहता है, मोड़ने का प्रयास करता है और इसमें वह सफल भी होता है। पिगर्स का कथन है, नेतृत्व पारस्परिक उत्तेजना की एक प्रक्रिया है। पिगर्स के इस कथन का तात्पर्य यह है कि नेतृत्व के द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहारों में किए जाने वाला परिवर्तन साधारणतः एक विशेष प्रकार की उत्तेजना से प्रभावपूर्ण बनता है। प्रत्येक नेतृत्व की एक विशेष प्रकार की परिस्थिति होती है, एक विशेष प्रकार का क्षेत्र भी होता है, और इस दृष्टिकोण से एक ही व्यक्ति
भिन्न भिन्न प्रकार के नेताओं से प्रभावित हो सकता है। हम राजनीतिक क्षेत्र में किसी से प्रभावित हो सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र में किसी अन्य से प्रभावित होंगे, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किसी और से प्रभावित होंगे। तो अनुयायी एक है, परंतु विभिन्न क्षेत्रों में उसको प्रभावित करने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं। नेतृत्व एक ऐसा शब्द है जिसमें श्रेष्ठता का बोध होता है। नेता श्रेष्ठ होता है, अनुयायी की स्थिति उसके नीचे होती है और अनुयायी नेता के निर्देशों का पालन बहुत स्वप्रेरणा से, बहुत तेजी से करते हैं। आप जानते हैं भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना विशेष प्रकार की सामाजिक संरचना है, जहां कृषि की प्रधानता है, जहां आज भी संयुक्त परिवार देखने में आते हैं, जहां धर्म की प्रधानता है। और इन सब कारणों से ग्रामीण समाज का जो परंपरागत नेतृत्व है वह शहरी समाज के नेतृत्व से अलग है। तो ग्रामीण समाज के जो परंपरागत नेतृत्व है उसके जो प्रमुख आधार हैं उसमें पहला है जातीय परिस्थिति। आप जानते हैं जाति का जन्म से निर्धारण होता है, इसे अपने जीवन काल में बदला नहीं जा सकता। और भारतवर्ष में जाति के आधार पर उच्चता और निम्नता की भावना पाई जाती है। एक जाति दूसरी जाति की तुलना में ऊंची और नीची मानी जाती है। जो परंपरागत नेतृत्व ग्रामीण समाज का है उसमें उन जाति समूहों की, उन जाति के अनुयायियों की प्रधानता है जिन्हें जातिगत आधार पर सामाजिक संस्तरण में ऊंचा स्थान प्राप्त है। सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है वो जातीय संरचना में ग्रामीण अंचल में ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। एक निम्न जाति में कोई व्यक्ति चाहे कितना ही शक्तिशाली, साधन संपन्न और प्रतिभाशाली क्यों ना हो, गांव में उसके नेतृत्व करने के अवसर सीमित होते हैं। हालांकि वर्तमान समय में संवैधानिक व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप इसमें अंतर आया है, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा है परिवार का आकार तथा प्रतिष्ठा। जिस परिवार में आपने जन्म लिया है उस परिवार की समाज में क्या प्रतिष्ठा है और उसका आकार कैसा है। यदि परंपरागत आधार पर वह समाज ग्रामीण संरचना में प्रतिष्ठा प्राप्त है तो उस परिवार के सदस्य स्वतः नेतृत्व की क्षमता को प्राप्त करते हैं। और ग्रामीण अंचल में संयुक्त परिवार की प्रधानता पाई जाती है, संयुक्त परिवार को अच्छा माना जाता है। तो जो संयुक्त परिवार के सदस्य हैं उनके नेतृत्व में आगे होने की, नेता बनने की संभावनाएं अधिक होती है। अगला है आयु। आयु भी नेतृत्व क्षमता को निर्धारित करने वाला एक तत्व है। आयु के आधार पर बालक, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, ये चार श्रेणियां हैं। जो वृद्ध हैं वो अनुभवी माने जाते हैं, जो युवा हैं वो ऊर्जावान होते हैं, क्षमतावान होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, नवीन शिक्षा प्राप्त होते हैं। और जो प्रौढ़ हैं उनमें दोनों बातें होती हैं, उनमें अनुभव भी होता है और ऊर्जा भी होती है। तो ग्रामीण समाज में वयोवृद्ध व्यक्ति सामान्यतः सम्मान तो प्राप्त करते हैं पर नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व का जो प्रभाव है वो प्रौढ़ लोगों का अधिक होता है। अगला है आर्थिक परिस्थिति। आर्थिक परिस्थिति यानी धन। तो नेतृत्व को निर्धारित करने में
आर्थिक स्थिति का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण सामाजिक संरचना में हम पाते हैं कि वहाँ ऋणग्रस्तता की समस्या होती है। सामाजिक जीवन वहाँ का सरल होता है, आवश्यकताएं सीमित होती हैं और व्यक्ति अपनी सीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी समय पर दूसरों से आर्थिक सहायता लेता है। ऐसे लोग जो आर्थिक सहायता देते हैं, संपन्न हैं, धनवान हैं, उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया जाता है। अगला है परंपराओं का ज्ञान। समाज में अनेक प्रकार की परंपराएं, प्रथाएं प्रचलन में होती हैं। इनके पालन करने से समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चलता है। किसी व्यक्ति को समाज की सामाजिक परंपराओं का कितना ज्ञान है, यह भी नेतृत्व को निर्धारित करने का, स्वीकार करने का एक बड़ा आधार है। बाह्य दुनिया से संपर्क भी नेतृत्व को निर्धारित और प्रभावित करता है। यदि आप शिक्षित हैं तो आपके बाह्य दुनिया से संपर्क के अवसर अधिक हैं। अशिक्षित व्यक्ति सामान्यतः अपने क्षेत्र विशेष में ही सीमित होता है। ग्रामीण अपनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन व्यक्तियों पर निर्भर हो जाते हैं जिनका बाहरी दुनिया से अच्छा संपर्क है, जो विशेष प्रकार की समस्याओं के उनकी निराकरण में विशेष सहायता कर सकते हैं। बाह्य दुनिया से संपर्क इसमें सहायता करता है। न्यायिक प्रक्रिया का ज्ञान होना, कानूनी का ज्ञान होना, शहरी जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर अस्पताल आप जा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए तो डॉक्टर से संपर्क करना, ये सब की क्षमता जिसके पास है वह व्यक्ति ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण जीवन में आसानी से नेता बन जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी अपने में सीमित रहना और बहिर्मुखी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। अन्य प्रकार के विवाद होने की स्थिति में, लोगों के बीच में विवाद होने की स्थिति में वह मध्यस्थता की भूमिका कर सकता है, तो उसके नेता बनने के अवसर अधिक हो जाते हैं। यदि हम ग्रामीण परंपरागत नेतृत्व की विशेषताएं देखें तो हम पाते हैं कि ग्रामीण नेतृत्व में रक्त संबंधों की प्रधानता पाई जाती है और नेतृत्व जो हस्तांतरित होता है वो रक्त के आधार पर हो जाता है, परिवार के आधार पर हो जाता है। एक परिवार के पास जिसके पास नेतृत्व की शक्ति है, उसके बच्चे स्वतः उनमें नेता बनने की क्षमता विकसित हो जाती है, उनकी नेता बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। आनुवंशिकता का प्रभाव भी होता है। नेतृत्व का एक सामाजिक स्वरूप भी है। प्रथाओं, कर्मकांडों, सामाजिक व्यवहारों, आदर्श नियमों का जो पालन करता है, ऐसे व्यक्ति की ग्रामीण समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा होती है और ऐसा व्यक्ति सामाजिक व सांस्कृतिक प्रवीणता के आधार पर नेता बनने की संभावनाएं उसकी अधिक होती है। यदि हम ग्रामीण नेतृत्व के उभरते हुए प्रतिमानों की बात करें कि भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पश्चात संविधान, भारतीय संविधान लागू हुआ और भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति समान हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त है। जाति और धर्म के आधार पर इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता।
स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में एक धर्मनिरपेक्ष, समतावादी और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की गई और विकास योजनाओं का लाभ ग्रामीण अंचल में सभी को प्राप्त हो, इसके लिए यह प्रयास किया गया कि ग्रामीण लोगों के विकास के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं चलाई जाए, जिससे वह देश के अन्य नागरिकों के समान सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकें, शिक्षा को प्राप्त कर सकें, उनका जीवन भी सरल के स्थान पर सुविधापूर्ण, सरल तो हो पर सुविधापूर्ण, उनकी आवश्यकताएं पूरी हों, उनकी आवश्यकताओं के लिए भी एक से अधिक उनके पास विकल्प हों, और इसके लिए आर्थिक सक्षमता होना बहुत जरूरी है। तो ग्रामीण अंचल में लोगों की आर्थिक सक्षमता के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लागू की गई, राजनीतिक जागृति के लिए वहां प्रयास किए गए और समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए भी वहां बहुत प्रयास किए गए। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण अंचल में एक नवीन प्रकार का नेतृत्व देखने में आता है, जो ग्रामीण नेतृत्व के उभरते हुए प्रतिमानों का सूचक है। इसमें पहला है प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव, उदय। ग्रामीण समाज में सहकारी समितियां, मंडी समितियां, पंचायतें इत्यादि का चुनाव होता है और एक राजनीतिक प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें सबको समान अधिकार है और समाज के शोषित और वंचित तबके को राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता प्राप्त हो सके, इसके लिए उसको विशेष प्रकार के अधिकार और आरक्षण दिया गया है। तो अब ग्रामीण अंचल में एक विशेष प्रकार का प्रजातांत्रिक नेतृत्व उदय हो रहा है, जिसमें जातीय तत्व की कमी है, जिसमें धन के महत्व में कमी है। ग्रामीण नेतृत्व का जो नया स्वरूप भर रहा है, नया नेतृत्व हमारे सामने आ रहा है, उसमें शिक्षा का बड़ा महत्व है। वही हुआ कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष के ग्रामीण अंचल तक भी लोग शिक्षित हों, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, महिला शिक्षा बढ़े, इसलिए बहुत प्रयास किए गए और इस सब का परिणाम हुआ कि अब ग्रामीण अंचल में शिक्षा का स्तर संतोषजनक है। अभी हालांकि और काम किए जाने की आवश्यकता है और इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण जो नया नेतृत्व है वो शिक्षित व्यक्तियों के पास है, वह शिक्षा प्राप्त है, उनको कानूनों का ज्ञान है, वो एक विशेष प्रकार के से अपने दायित्वों को पूरा करने की योग्यता रखते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने कहा, ग्रामीण नेतृत्व में युवा एवं शिक्षित व्यक्तियों द्वारा भाग लेने के कारण भी शिक्षा को नेतृत्व का आवश्यक आधार समझा जाने लगा है। हिचकॉक लिखते हैं कि गांव में शिक्षित नेता की उपयोगिता पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई है। प्रोफेसर सिंह और पारिक लिखते हैं, आज गांवों में केवल वही व्यक्ति मंत्रणा नेता बन पाता है जो कुछ सीमा तक शिक्षित भी होता है। इन सबसे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण नेतृत्व में शिक्षा को प्रधानता प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट है नेतृत्व में विशेषीकरण। परंपरागत नेतृत्व में एक नेता सभी प्रकार के कार्य करता था। आज ग्रामीण नेतृत्व में भी विशेषीकरण देखने को मिलता है। जो लोग सहकारी समितियों में काम करते हैं वो उसी क्षेत्र में काम करते हैं, जो मंडी समितियों में काम करते हैं वो सामान्यतः उसी क्षेत्र में काम करते हैं,
पंचायत की राजनीति में काम करने वाले लोग अलग हैं। स्कूल का जो आजकल स्कूलों में एक अध्ययन मंडल बना दिए गए हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चिंतन रखने वाले लोग होते हैं। युवक कल्याण मंडल का अध्यक्ष, समाज कल्याण मंडल का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जो युवक कल्याण के संबंध में, समाज कल्याण के संबंध में जानता हो। प्रोफेसर बैजनाथ सिंह कहते हैं, ग्रामीण नेतृत्व की यह विविधता मूल रूप से सामुदायिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का परिणाम है। गांव में विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई। उन अनेक प्रकार की योजनाओं का यह परिणाम है कि ग्रामीण समाज में नेतृत्व में विशेषीकरण हुआ है। ग्रामीण अंचल में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है। प्रोफेसर इंद्र सिंह और रंगनाथ दोनों ने यह विचार व्यक्त किया है कि ग्रामीण नेतृत्व में आयु का महत्व तेजी से घट रहा है और इसका मतलब है वरिष्ठों का महत्व घट रहा है और युवकों को नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। लर्नर ने कहा, ग्रामीण जीवन में नेतृत्व आज भी अधिक आयु के लोगों में ही केंद्रित है। दो प्रकार की विपरीत विचारधारा यहाँ देखने में आती है। युवा वर्ग सदैव ही अधिक क्रियाशील, विचारों में उदार, व्यवहारों में परिवर्तनशीलता वाला को स्वीकार करने वाला और तर्कपूर्ण मनोवृत्ति रखने वाला होता है और आधुनिक युग में बहुत तेजी से बदलते हुए समाज में, बहुत तेजी से वैज्ञानिक प्रगति कर रहे समाज में ऐसे ही लोगों के पास नेतृत्व स्वीकार किया जा रहा है जो तर्कशील है, विचारशील है, परिवर्तनशील है, नई नई चीज़ों को सीखकर समाज को उसका लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं और यह क्षमता युवाओं में बहुत अधिक पाई जाती है। नेतृत्व में मध्यम वर्ग की प्रधानता बढ़ रही है। परंपरागत नेतृत्व में जाति के आधार पर उच्च या धन के आधार पर उच्च या पारिवारिक प्रतिष्ठा के आधार पर उच्च व्यक्तियों के पास नेतृत्व की क्षमता हुआ करती थी। धन का महत्व आज भी है, परिवार का महत्व आज भी है, नकार नहीं सकते, पर मध्यम वर्ग की सक्रियता ग्रामीण जीवन में बहुत अधिक है। तेजी से नया मध्यम वर्ग वहां उभरा है और उस मध्यम वर्ग के पास लोगों को नेतृत्व देने की क्षमता आई है। जो लोग परंपरागत व्यवसाय करते थे, परंपरागत कढ़ाई बढ़ई का काम करते थे, कढ़ाई का काम करते थे, लोहारी का काम करते थे, आज वे भी परंपरागत साधनों के स्थान पर वैज्ञानिक ढंग से काम करते हैं और उसका परिणाम है कि उनके पास आय की अधिकता है। इससे वहां एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है और वह लोगों को नेतृत्व दे रहा है। स्त्रियों और दुर्बल वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। भारतवर्ष में 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उसका परिणाम यह हो रहा है कि ग्रामीण अंचल में महिला नेतृत्व और उन वर्गों का नेतृत्व जिनकी राजनीतिक निर्णय में सहभागिता नहीं थी बढ़ रहा है, क्योंकि आरक्षण के परिणाम स्वरूप वह चुनकर आ रहे हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। निर्णय लेने की क्षमता उनमें बढ़ रही है। हालांकि ग्रामीण अंचल में जब पंचायती राज आरक्षण के आधार पर लागू किया गया तो कुछ समय तक यह महसूस किया गया कि महिलाएं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे
और उनके प्रतिनिधि उनके अधिकारों का प्रयोग करते हैं, परंतु सरकार की सजगता और ऐसे लोगों में जागृति आने के परिणाम स्वरूप अब ये बात बदलती जा रही है और चुने हुए लोग स्वयं नेतृत्व दे रहे हैं। एक नई प्रवृत्ति और विकसित हो रही है, सामूहिक नेतृत्व की प्रवृत्ति। सामूहिक नेतृत्व की प्रवृत्ति का तात्पर्य यह है कि परंपरागत रूप से जहां परिवार, जाति, समूह के नेता पृथक पृथक हुआ करते थे, उनकी स्थिति अनिवार्य रूप से निर्धारित होती थी, वहीं आज ऐसे नेतृत्व का प्रादुर्भाव हुआ है जिसमें सभी जातियां तथा परिवार मिलकर सामूहिक नेतृत्व से आबद्ध हो रहे हैं और यह सामूहिक नेतृत्व राजनीतिक, आरक्षण, शिक्षा के परिणाम स्वरूप विकसित हो रहा है। भूस्वामित्व और परिवार और जाति के प्रभाव में इसमें कमी आई है। मैंने आपसे भी इसके पहले भी चर्चा में कहा था। वर्तमान समय में जो ग्रामीण नेतृत्व है उसमें एक नई बात और देखने में आ रही है कि वह नेतृत्व परिवर्तनशील है। बहुत जल्दी नई चीजों को वह स्वीकार कर लेता है, नई बातों को स्वीकार कर लेता है, नई चीजों से वह अपने आप को समायोजित कर लेता है ताकि उसके नेता बने रहने की, उसके नेतृत्व की क्षमता बनी रहे। आज नेता होने के लिए यह आवश्यक है कि आपको इंटरनेट का प्रयोग आता हो, आपको वैज्ञानिक साधनों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का क्षमता हो आप में। तो ये समस्त चीजें, ये समस्त विशेषताएं ग्रामीण नेतृत्व धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा सीखी जा रही हैं। वह परिवर्तनशील है, वह तत्काल नवीन वैज्ञानिक प्रगति से प्राप्त संसाधनों को स्वीकार करते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने लिखा कि ग्रामीण नेतृत्व में आज भी बड़े भूस्वामियों का प्रभाव देखने में आता है, पर यह भूस्वामित्व पर आधारित नहीं है। यदि उस भूस्वामित्व वाले परिवार के व्यक्ति शिक्षित हैं, उन्हें कानूनों का ज्ञान है, वह अधिकार पूर्वक लोगों से संवाद कर सकते हैं, तभी भूस्वामित्व का प्रभाव है। अन्यथा भूस्वामित्व अब ग्रामीण नेतृत्व में कोई बहुत बड़ा प्रभावित करने वाला कारक नहीं रहा है। आर्स्टीन के अनुसार ग्रामीण नेतृत्व का परंपरागत स्वरूप औपचारिक था, जिसमें ग्रामीण जीवन को नियंत्रित करने की एक प्रबल शक्ति निहित थी। आज जो नेतृत्व है उसके परंपरागत स्वरूप वाली बात तो नहीं है। आज वो नियंत्रित करने की उतनी प्रबल शक्ति नहीं रखता, क्योंकि सब ग्रामीण अंचल के लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं। तो वह उन्हीं व्यक्तियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है जो उनके अधिकारों का संरक्षण करता है। आर्थिक साधनों और उनके उपयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्तमान जो ग्रामीण नेतृत्व है उसे इस बात का ज्ञान है कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ ग्रामीण अंचल के व्यक्तियों को मिल सकता है। किस तरह से ग्रामीण अंचल में सड़कें बनाई जा सकती हैं, शिक्षा संस्थान खोले जा सकते हैं, जो ग्रामीण अंचल में काम करने वाले शासकीय कर्मचारी हैं उनके क्या दायित्व हैं और वे अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इत्यादि पर उनका ध्यान है। और इस संदर्भ में हो ये रहा है
कि ग्रामीण अंचल में जो धन का प्रभाव है उसमें कमी आ रही है। धन के सदुपयोग पर ग्रामीण नेता का भी ध्यान है और ग्रामीण लोगों का भी ध्यान है। तो जो विकास योजनाएं आ रही हैं सरकार के द्वारा, वह ग्रामीण समाज में बहुत तेजी से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ला रही हैं।